स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराश और आप देख रहे हैं BVM न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर बल्लभगढ़ में पंजाबी सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी को भी याद किया और रक्तदान के महत्व पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते रक्त की अति आवश्यकता है और इस तरह के आयोजन से जरूरतमंदों के लिए रक्त काम आएगा। गौरतलब है कि इस दिन हर साल पंजाबी सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। संस्था के अध्यक्ष ने बताया है कि पिछले साल 275 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया था, जबकि इस बार ये आंकड़ा 300 के पार पहुंचा है। ज्योति जी की टीम को बहुत बधाई, बहुत बार। आज शहीद आजम जी का जन्मदिन है, जिन्होंने आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस नारे को जो साकार आज इन्होंने समिति के लोगों ने कराया। और ये खून की एक एक बूंद आम आदमी की जीवन दान देगी और जीवन को बचाने का काम करेगी। और ये पंजाबी जो सेवा समिति है, ये बल्लभगढ़ में ऐसी समाज सेवी है जो हर एक के साथ बढ़ चढ़ कर काम करती है और दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर इस तरह के कैसे सारे सहयोग रहा टीम का और कैसे इस बार जो है आपने करने का प्रयास किया है और काफ़ी युवा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। बहुत अच्छा सहयोग है हमारी पंजाबी सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं का भी, और हमारे बाहर के काफ़ी जो सोशल वर्कर हैं उन सब का भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और काफ़ी, जबकि ऐसी कोरोना जैसी महामारी में फैले होने के बावजूद भी देखो सभी यंग बहुत उत्साह से आते हैं ब्लड देने, और बहुत एक आदमी अपने साथ 4 जने से कम नहीं ला रहा है। और इससे अच्छा साबित मैसेज जाता है कि एक हमारी पंजाबी सेवा समिति और उससे जुड़े हुए लोग बहुत ही बढ़ चढ़ कर इस सामाजिक कार्य में काम ले रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। सीएम फ्लाइंग ने ये भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में प्रतिबंधित भांग की गोलियां भी बरामद की गई है। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में उनकी टीम और फरीदाबाद पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। सेक्टर 3 के रिहायशी इलाके में कई दुकानों पर छापेमारी की गई। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि यहां कई ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली घी की पैकिंग होती है। इसी के साथ नशे का कारोबार भी यहां जोरों से चल रहा है। डीएसपी सीएम फ्लाइंग देवेंद्र यादव के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई और साथ में फरीदाबाद पुलिस को भी साथ लेकर जब छापेमारी की गई तो वहां काफी मात्रा में हरियाणा में प्रतिबंधित भांग की गोलियां बरामद की गई। जब गहनता से छानबीन की गई तो इस दौरान दुकान के ऊपर बने मकान के कमरे में अमूल, मदर डेयरी जैसे बड़े बड़े ब्रांडों के नाम से नकली घी की पैकिंग भी की जा रही थी। इस संयुक्त कार्रवाई में काफी संख्या में नकली घी और भांग की गोलियां बरामद हुई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को एक सूचना मिली थी, गुप्त सूचना, पुख्ता सूचना मिली कि सेक्टर 3 में रिहायशी एरिया में यहाँ पर जो है भांग की जो है टॉफ़ी की बिक्री हो रही है, और उसके साथ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर नकली घी भी तैयार होकर के मार्केट में बेचा जा रहा है, जिस पर आज कार्रवाई कर। ये तो सभी इन्वेस्टिंग पार्ट है, अभी तो चल रहा है। ये नाप तोल के बारे में हम आपको बाद में जब बताएंगे, जब इन्वेस्टिंग चल रही है। तो वहाँ आरोपियों को पकड़ लिया है? हाँ, अभी देखते हैं, जब बताएंगे थोड़ी देर में आपको। लोग हैं अभी बताएंगे आपको, अभी तो जानकारी नहीं है हमारे पास। बरामद किए वो किस कंपनियों के नाम से? ऐसा है, उसमें ना कई 3-4 क्वालिटीज़ का घी है, हमने बरामद किया है। सामूहिक रेड में सीएम फ्लाइंग प्लस फरीदाबाद पुलिस के साथ रेड की हमने। तो उसमें कुछ अमूल का है, कुछ मदर डेयरी का है, कुछ मिल्क फूड का भी है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पीटीआई टीचरों ने सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर उन्हें वापस नौकरी पर लिए जाने की मांग की है। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि सीएम से इस संबंध में वो बात करेंगे और इसका जल्द ही हल निकालने की भी कोशिश करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नौकरी से निकाले गए 1983 के पीटीआई टीचर सड़क पर हैं और नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं। टीचरों ने इकट्ठा होकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पीटीआई टीचरों की मांग है कि उन्हें नौकरी पर वापस लिया जाए। आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का घेराव किया, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हमारे को आश्वासन मिला है कि मंत्री जी 1 तारीख को होने वाली जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें हमारे पीटीआई और हमारे सर्व कर्मचारी संघ के कुछ नुमाइंदे 11 नुमाइंदे जाएंगे। उसमें अपना हमारा जो मुद्दा है वो पुरजोर तरीके से उठाएंगे। ये 1983 जो पीटीआई टीचर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको नौकरी से बाहर निकाला है, पहले हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने निकालने के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थी उस ऑर्डर को लागू करते हुए इनको बाहर निकाला था। और हम जानते हैं कि इसमें ऐसे पीड़ित परिवार भी हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं, एयरफोर्स के भी हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो विडो हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश की आईटीआई में अनुबंधित ठेका प्रथा आधार पर लगे सफाई कर्मचारी एवं चतुश्रेणी के कर्मचारियों ने ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर प्रदर्शन कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर जहां नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री मौजूद रहे, तो वहीं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में प्रदेश के कई जिलों के कर्मचारी यहां पहुंचे, जहां आईटीआई में ठेकेदारों द्वारा नई भर्ती करने और पुराने सफाई कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालने और साथ ही साथ उन्हें पूरी तनख्वाह न देने की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारियों ने एक ज्ञापन भी दिया है। कर्मचारियों ने एक ज्ञापन नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्षों की अगुवाई में सौंपा, जिस पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही उचित कार्यवाही की जाएगी। मंत्री ने कहा कि आईटीआई सफाई कर्मचारी ठेकेदार द्वारा पूरी तनख्वाह नहीं देने की शिकायत को लेकर आए थे। इस मुद्दे को लेकर 30 तारीख को मीटिंग रखी गई है और इतना तय है कि यदि कोई ठेकेदार भ्रष्ट पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही जरूर की जाएगी। शोषण हो रहा है, जैसे कि डीसी रेट तो आता है हमारा 15-15 हज़ार रुपये, कई बार 14 हज़ार रुपये, कहीं पर जैसे डीसी रेट की तहत लिस्ट के वगैरह, और फिर उससे ठेकेदार क्या करता है कि खाते में तो दिखा देता है सर पूरा पैसा, फिर कर्मचारियों से एटीएम वापस लेने की मांग करता है, उनको नौकरी से हटाने की धमकियाँ देता है, बाकायदा लिखवा के लेता है कि तुमने कहीं शिकायत की तो मैं तुम्हें वो नौकरी से निकाल दूंगा। उसको कहते हैं कि आप काम नहीं करें, उनको हटा रहे हैं। कई जगहों से हटाने की शिकायतें आई हैं, तो हमने अपना मांग पत्र शर्मा जी को दिया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मांग पत्र लिया है और 29 तारीख को 4 बजे हमारे कर्मचारी मिले हैं, मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ मामला है? ये आईटीआई के जो सफाई कर्मचारी हैं वो लोग मिले हैं और ये ठेकेदार के नीचे जो काम करते हैं इनका है कि जो वेतन हमें मिलता है पूरा वेतन हमें मिल नहीं रहा, और ठेकेदार जो हमारे साथ जो हमारी जो मिलती है मजदूरी इसमें कटौती करता है। और मेरी जानकारी में लेके आए हैं, इसकी मैंने 30 तारीख को मीटिंग बुलाई है शाम को। जो भी ठेकेदार है जिस चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हत्या के मामले में एक गवाह को गवाही देने से रोकने के लिए बाइक सवार बदमाशों ने गवाह पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की अभी तलाश जारी है। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां की उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए कि किस तरह सरेआम 2 बाइकों पर सवार होकर आए युवक एक बाइक सवार को रोकते हैं और फिर चाकू से उस पर हमला कर देते हैं। लड़के पर जमकर चाकू से वार करने के बाद युवक बिना किसी डर के वहां से बाइक से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद मार्केट के लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नहीं सकता मैं, इसलिए मैं गया साजिद के घर पे, साजिद की मम्मी को, पापा को, भैया को बताया, तो ये एक साथ ये भगने लगे। फिर मैं मोटरसाइकिल में बैठा हूँ। जनता स्कूल के बाद ये जैन जनरल स्टोर है उनका,
तो वहाँ लड़का पड़ा हुआ था, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। तो हमने लड़के को लिया और लेकर के हम सीधे हॉस्पिटल आए। तो क्या कौन लोग थे ये नहीं पता चला? हाँ। किन लोगों ने मारा था? दो लड़कों को मैं जानता हूँ। एक का नाम राया है, अक्खी है, तीसरे का नाम नहीं जानता। एक का नाम रक्की है और एक राया है, तीसरे का मैं नहीं जानता। तीन लोग थे? 3 लोग थे। अच्छा, तो क्या कोई पहली दुश्मनी टीम के बीच में? कोई दुश्मनी नहीं है, ये बे अपने रसूख बनाने के लिए। सर, सुभाष कॉलोनी में चाकू चले हैं, क्या सारा मामला? ये एक साजिद नाम का लड़का है जो अपनी मोटरसाइकिल पे कल जा रहा था। सुभाष कॉलोनी में रहते हैं, तो मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा था। रास्ते में दूसरी मोटरसाइकिल आरोपियों ने आकर उस पर रोककर चाकू से हमला किया था, जिसको अब इलाज अभी मानवता हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसमें हमने तुरंत ही कल FIR दर्ज कर ली और 2 अक्यूज को हमने राउंड अप कर लिया है। उसमें रोहित उर्फ अंकी गुज्जर और शरीफ उर्फ रैया खान। क्या लगा साहब, किस बात को लेकर के ये जो वारदात को अंजाम दिया है? अभी वो पुराना ही बता रहे हैं कि हमारे को गवाही, उसके लिए पहले एक मुकदमा दर्ज है उसके मामा की हत्या का। उन्होंने वही लिख के दिया है FIR में कि हमारी उसकी वजह से हमें गवाह थे। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा किसी नदी या तालाब का नहीं, बल्कि पलवल से अलीगढ़ तक जाने वाले स्टेट हाईवे का है। स्टेट हाईवे के दोनों ओर बने हुए नालियों की सफाई नहीं होने के कारण पिछले 2 सालों से इसकी ये हालत बनी हुई है, जिसके कारण प्रतिदिन लाखों लोगों को इससे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अलीगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश से कोई भी जब पलवल में आता है तो पलवल में घुसते ही उसे स्टेट हाईवे के ऊपर नालियों के गंदे पानी का जमावड़ा दिखाई देता है, जिससे उसे स्वच्छता को लेकर पलवल की छवि के वहीं पर दर्शन हो जाते हैं। अलीगढ़ की ओर से पलवल पहुंचने पर फ्लाईओवर से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में हमेशा यहां गंदा पानी भरा रहता है, जिस कारण यहां पैदल चलने वालों का जीना तो दूभर है ही, साथ ही 2 व्हीलर से निकलने वालों के कपड़े खराब हुए बिना यहाँ नहीं रहते। आसपास के दुकानदारों की दुकानदारी भी इसके कारण ठप रहती है। लोगों का कहना है कि हर 1-2 घंटे में कोई न कोई 2 व्हीलर चालक पानी के अंदर बने गड्ढों के कारण गिर जाता है और वो घायल हुए बिना नहीं रह पाता। अगर कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ, ये यहाँ से पुल से और आगे तक इतना पानी भरा रहता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पैदल चलना दुश्वार हुआ पड़ा है और कई बार अवगत कराया है प्रशासन को, लेकिन यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन साहब से भी कई बार बोला है, लेकिन वो JCB भेज देते हैं और JCB वाले 1-2 पोछा वो निकाल कर फिर चले जाते हैं। रोहित कुमार जी, ये तो मतलब कई सालों से बनी पड़ी है जी समस्या ये। हाँ, जो आसपास के लोग हैं यही मुझे बता रहे थे। मुझे तो यहाँ पे कुछ टाइम ही हुआ आने में, 1-2 महीने ही। वैसे ही सालों से बनी हुई है ये समस्या। ये पानी ऑटोमेटिक यहाँ पे भर जाता, डेली यहाँ पे भर जाता और लोगों को आने जाने में सारी दिक्कत होती है। और बस ये यहाँ से साफ कर जाते हैं, सफाई के लिए बोलते हैं, यहाँ से साफ कर जाते हैं, इनको तोड़ के चले जाते हैं आगे से। नाम मेरा सर देवा शर्मा है। समस्या जो है ये काफ़ी लंबे समय से चली हुई है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। बारिश हो तो भी यही हाल, बारिश ना हो तो भी यही हाल। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ से और वहाँ तक मतलब ये सफाई नहीं हो सकता, ठेके से आगे सफाई नहीं हो सकती। मतलब ये यहाँ से और वहाँ तक कम से कम 3-4 किलोमीटर का तो होगा ही, जिसमें से आधा साफ होता है, आधा साफ नहीं होता है। बढ़ता अगली खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 को लेकर बैठक की गई। बैठक में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला व उद्योगपति भी मौजूद रहे। इस दौरान CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस पर उद्योग पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। जजपा पार्टी का हरियाणा के 75% युवाओं को रोजगार देने का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। जजपा पार्टी का सपना भाजपा सरकार ने अब पूरा कर दिया है, जिस पर जल्द ही मोहर लगनी अभी बाकी है।
हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें अब हरियाणा के 75% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उद्योगपतियों ने 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की सहमति जता दी है और साथ ही हरियाणा के युवाओं को जल्द ही स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली बात तो ये है कि किसान का हित ये हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय किस प्रकार से डबल हो, तो डबल आय के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, बहुत सी चीज़ें लागू हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें लागू करनी है। तो ये 2022 तक किसान की आय डबल होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। उसी में चाहे वो लगातार एमएसपी बढ़ रही है और जो पहले की तुलना में उसके बढ़ने की गति बहुत ज़्यादा बनी है, उसी में ये जो 3 अध्यादेश की जो बात आई है, जो बिल बन चुका है, एक्ट बन चुका है, उस एक्ट की बात आई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है। इसमें कुछ भ्रम फैलाने की जो बात की गई है, पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए कि अपना एजेंडा लेकर के खास करके कांग्रेस ने इसको हवा देने की बात की है। मैं इतना ही पूछना चाहूँगा कांग्रेस के नेताओं से कि जब उनकी सरकार थी, चाहे केंद्र में थी, चाहे हरियाणा में थी, वो 2009 से लेकर 2014 तक जो चर्चाएं उस समय चली थी, ये सारे जितने आज एक्ट बनाए जा रहे हैं, इनकी भूमिका उस समय बनी हुई थी। वो जो एक्ट उस समय बनने जा रहे थे, उन्होंने कुछ बनाया, कुछ नहीं बनाया, कुछ अधूरे छोड़े। और चाहे उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की इम्प्लीमेंटेशन करने की बात थी, जो वो नहीं कर पाए थे, आज अगर वो हो गए हैं तो उसी में अब उनका जो विरोध नज़र आता है, ये बेमाने हैं। ये तो एक प्रकार का राजनीतिक हेतु ध्यान में रख करके आलोचनाओं का जो विषय वो कर रहे हैं। सभी बातें किसान के हित में हैं और किसान हित में होने वाली बातें उनको सबको हम लागू करेंगे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।